नमस्कार दोस्तों। हम इमरजेंसी प्रोविज़न्स के बारे में देख रहे थे। तो हमने पढ़ा कि कैसे जो नेशनल इमरजेंसी है उसको कौन हटा सकता है, कौन रिवोक कर सकता है, प्रेसिडेंट। कैसे? फर्दर प्रोक्लेमेशन के द्वारा। ठीक है जी। तो इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। प्रेसिडेंट ने कह दिया हटा दी तो हटा दी। पर ना 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा एक कंडीशन लगा दी गई कि अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास किया, अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास करके ये कहा कि हाँ भाई जो नेशनल इमरजेंसी है उसको डिसकंटिन्यू कर दो, तब प्रेसिडेंट को वो मस्ट रिवोक इट, तो वो रिवोक करनी पड़ती है। तो ये क्या है शब्द मस्ट। पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, पहले लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं था। प्रेसिडेंट हटा सकता था इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट को कौन कहता था? कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब सरकार। तो सरकार के कहने पर जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी हटा सकता था। तो जो हमारे चुने हुए एमपीज़ हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, तो उनका कोई रोल नहीं था, उनका कोई कंट्रोल नहीं था इमरजेंसी के ऊपर। पर बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविज़न ऐड की गई कि अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, अगर लोकसभा चाहती है कि हाँ भी इमरजेंसी हटा दी जाए, डिसकंटिन्यू कर दी जाए, तो प्रेसिडेंट को उसको मस्ट रिवोक करना है। ये ज़रूरी है प्रेसिडेंट के लिए कि वो हटा ले इमरजेंसी। ये प्रोविज़न ऐड हुई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है जी। तो ये जो डिसकंटिन्यूस करनी है इमरजेंसी, इसके लिए जो रेजोल्यूशन पास करना है ना, तो वो सिर्फ लोकसभा में पास करना चाहिए। उसके लिए राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा में पास होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी क्या, सिंपल मेजॉरिटी के साथ। इससे पहले हमने पढ़ा कि जब हम इमरजेंसी लगाते हैं और जहाँ उसको कंटिन्यू करते हैं 6 महीने के आगे, तो दोनों सदनों में पास होना ज़रूरी है। और क्या है उसका, क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होनी चाहिए। पर अगर हटानी है तो सिर्फ लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो जाए, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ। ठीक, तो इमरजेंसी हटानी पड़ती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं जी, जब नेशनल लेवल पर इमरजेंसी लगी तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे इफ़ेक्ट होता है। पहले हम पढ़ेंगे जी एग्जीक्यूटिव। ठीक, जनरली जो सेंटर है ना, इट कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू ए स्टेट ऑन सर्टन मैटर्स ओनली। तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है कुछ कुछ मुद्दों पर, इस काम को ऐसा करो, इस काम को ऐसा करो। ठीक है जी। पर जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो ना, नेशनल इमरजेंसी, तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती, पर वो क्या है, टोटल कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी। और जो सेंटर है वो स्टेट को किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है। ठीक, ऑन एनी मैटर। तो किसी भी मैटर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है कौन? सेंटर। किसको? स्टेट को। ये बात हुई। आगे है जी लेजिस्लेटिव फंक्शन कैसे इफेक्ट होते हैं सेंटर स्टेट के। तो हमने पढ़ा कि 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बनाता है? स्टेट। तो पार्लियामेंट भी बना सकता है अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे। पर अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, उसको कोई स्पेशल राज्यसभा की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट कैन मेक लॉस। ओके जी। द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉस इज नॉट सस्पेंडेड। ये भी बात है, स्टेट है जो, उसकी पावर सस्पेंड नहीं होती, वो भी कानून बना सकता है। पर अगर दोनों ने, सेंटर ने भी और स्टेट ने भी एक ही सब्जेक्ट पर कानून बना दिया और आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ओवरराइडिंग पावर किसकी है? पार्लियामेंट की। कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब। अच्छा जी। आगे है जी, जब इमरजेंसी बंद हो गई, इमरजेंसी हटा ली गई, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के बाद, विद इन आफ्टर क्या है, 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये वाले कानून जो पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट पर बनाए थे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, वो अपने आप क्या है, ख़त्म हो जाते हैं।
6 months after the revocation of the emergency, the laws made by parliament किसके ऊपर? On the state subjects. कब? During a national emergency also become inoperative. तो वो भी क्या है? सीज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं जो कानून बनाए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो जो प्रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है, किसके ऊपर? स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। स्टेट सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट कानून भी बना सकता है और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस होते जी अध्यादेश, मीन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब कानून नहीं बनाया जा सकता, तो इसलिए प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर देता है। ऑर्डिनेंस कानून ही होते हैं पर उनकी समय सीमा कम होती है। इनके बारे में आगे जाकर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस मन में रखना। ऑर्डिनेंस भी कानून होते हैं जो कि प्रेसिडेंट जारी करता है, पर वो कम समय के लिए होते हैं। कब जारी करता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अच्छा जी, तो जो हमने पढ़ी, अभी हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़े ना, तो ये सिर्फ उस स्टेट पर ही लागू नहीं होता जहाँ पर इमरजेंसी है, ये देश के किसी और स्टेट पर भी जहाँ पर इमरजेंसी वाली प्रोविजंस लागू नहीं है तो उसके ऊपर भी ये वाले इफेक्ट हो सकते हैं। जो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़े हैं ना अभी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ इमरजेंसी लगी हो जिस स्टेट में वहीं पर लागू होगा, तो किसी और स्टेट पर भी लागू हो सकता है, ठीक है जी। आगे हम पढ़ते हैं जी फाइनेंशियल रिलेशंस। तो जब नेशनल लेवल की इमरजेंसी लगती है तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से बात हुई है कि हाँ भी इतना रेवेन्यू सेंटर को जाना है, इतना रेवेन्यू स्टेट को जाना है, इसको भी क्या है? चेंज किया जा सकता है, इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ किस किस के बीच? सेंटर और स्टेट के बीच, वो भी मॉडिफाई की जा सकती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये बात याद रखना, ठीक है जी। आगे है जी लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो जो हमने चुनी हुई सरकार भेजी है, तो आपको पता है सरकारें स्टेट की हों चाहे सेंटर की हों तो वो कितने साल तक रहती हैं? कितना कार्यकाल होता है? 5 साल तक का। अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो वो 5 साल तक रूल करती हैं। पर क्या होगा अगर नेशनल इमरजेंसी हो? तो कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो तब पार्लियामेंट का जो नॉर्मल लाइफ है 5 साल, उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे? कानून बनाकर, कानून के द्वारा पार्लियामेंट का, अपनी लोकसभा का, सेंट्रल सरकार का क्या है, लाइफ एक्सटेंड की जा सकती है 5 साल के लिए। सॉरी, 5 साल से आगे भी। 5 साल तो नॉर्मल है, उससे आगे भी उनको बढ़ाया जा सकता है, पर एक बार में सिर्फ 1 साल ही बढ़ाई जा सकती है। कानून बनाकर एक बार में 1 साल ही उसका कार्यकाल, उसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है, केंद्र सरकार की जहाँ स्टेट सरकार की बात हो। पर कब तक बढ़ाई जा सकती है? फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। जैसे एक बार 1 साल के लिए बढ़ा दी, फिर कानून पास किया, फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया, फिर कानून पास किया, बना दिया, फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो ऐसा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये संविधान में मेंशन है, ठीक है जी। ऐसी बात है एट ए टाइम 1 साल के लिए, ठीक है जी। पर अगर एमरजेंसी हट गई, ठीक है ना, दिस एक्सटेंशन कैन बी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो एक्सटेंशन अधिक से अधिक 6 महीने तक रह सकती है सरकार की। 6 महीने के बाद इलेक्शन होने लाजमी है, उस सरकार को चेंज होना लाजमी है। वही सरकार, वही पार्लियामेंट, वही लोकसभा कंटिन्यू नहीं कर सकता। एमरजेंसी हट गई तो अधिक से अधिक 6 महीने तक रह सकते हैं वो। एमरजेंसी लगी है तो कानून पास करके 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं एट ए टाइम। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल देख लो। जब 5th लोकसभा थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, कब? 1971 से 1975 तक, ठीक है जी। तो उसने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 2 बार अपना लाइफ टाइम बढ़ाया। पहले 75 से 76 तक, फिर 76 से 77 तक अपना कार्यकाल बढ़ाया 2 बार, 1 ईयर एट ए टाइम। एक बार 1 साल के लिए बढ़ाया, फिर अगली बार 1 साल के लिए बढ़ाया। उसी प्रकार जो आपकी स्टेट की सरकारें हैं,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो, उसका कार्यकाल कितना होता है जी, टर्म कितनी होती है 5 ईयर के लिए, तो वो भी एक्सटेंड की जा सकती है। कौन करेगा, पार्लियामेंट, एट ए टाइम 1 ईयर के लिए। कब तक, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, उसके लिए भी सिमिलर प्रोविज़न है स्टेट सरकार के लिए भी। पर अगर एमरजेंसी ख़त्म हो गई तो ये वाली एक्सटेंशन, स्टेट गवर्नमेंट की एक्सटेंशन कैन बी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो अधिक से अधिक 6 महीने तक रह सकती है ये एक्सटेंशन। ठीक है जी, सेम सी कंडीशन है। आगे है जी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब फंडामेंटल राइट्स कैसे इफेक्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ये वाला टॉपिक है जो वो 2 आर्टिकल्स कवर करते हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359, आपने याद रखना है। जो तो है 358 वाला आर्टिकल, वो है डील करता आर्टिकल 19 से। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स है ना 6 आर्टिकल 19 के तहत, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल होने की आज़ादी, सेटल होने की आज़ादी, जो 6 आपके राइट हैं अंडर आर्टिकल 19। इसको आपने डिवाइस कर लेना कौन कौन से थे। अच्छा जी, तो कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं किसके अंडर, अंडर आर्टिकल 19, वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। क्या, आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब नेशनल लेवल की इमरजेंसी लगी हो तो अंडर आर्टिकल 19 के तहत जो 6 फंडामेंटल राइट हैं वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ऑटोमेटिकली का मतलब नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सस्पेंशन, इनकी सस्पेंशन के लिए कोई अलग से ऑर्डर नहीं चाहिए होता। ठीक है, नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर सस्पेंशन, अपने आप ये वाले राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 डील करता है आर्टिकल 19 से, और बाकी फंडामेंटल राइट्स डील करते हैं आर्टिकल 359 से। ओके, इसके अलावा जो स्टेट है ना, स्टेट है ना, जहाँ हम कह लें सरकार, तो वो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है अलग से, और कोई भी कानून बना सकता है, और मेक एनी लॉ। देखो, आर्टिकल 19 के तहत 6 फंडामेंटल राइट्स अपने आप सस्पेंड हो गए, ठीक है, पर फर्दर इनके ऊपर कुछ शिकंजा कसने के लिए, फर्दर कुछ आर्टिकल 19 से और अधिकार वापस लेने के लिए जो केंद्र सरकार है, जो सरकारें हैं, वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, जहाँ एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शन में क्या है कि आप रूल बना दोगे, जैसे तो द स्टेट कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन और मेक एनी लॉ, किसके लिए, फॉर टेकिंग अवे द 6 फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19। ठीक है ना, तो ये 6 फंडामेंटल राइट वापस लेने के लिए स्टेट कोई भी कानून बना सकती है, जहाँ एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है। ठीक है जी, और जब एमरजेंसी ख़त्म हो जाती है ना, जब नेशनल एमरजेंसी सीज हो जाती है, तो आर्टिकल 19 अपने आप रिवाइव भी हो जाता है। जब नेशनल एमरजेंसी लगी तो ऑटोमेटिकली ये सस्पेंड हो गया, और जब हट गई तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल रिवाइव भी हो गया। ठीक है जी, आगे है, तो जो हमने अभी बात की कि सरकारें कानून भी बना सकती हैं, तो ऐसा अगर कोई कानून बनाया है ना, जो कि इफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक, तो जब इमरजेंसी हटी तो ऐसा कानून भी क्या है, सीज हो जाता है, वो भी क्या है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, आगे है जी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब एमरजेंसी ख़त्म हो गई तो एमरजेंसी के दौरान, ठीक है ना, जो जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन सरकारों ने किया है तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नो रेमेडी इज़ अवेलेबल फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी सरकार ने किया उसके लिए कोई भी आपको रेमेडी या समाधान नहीं होता। दिस मीन्स वन कैन नॉट चैलेंज द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस टेकन ड्यूरिंग द एमरजेंसी। सरकार ने कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन लिया है एमरजेंसी के दौरान, आप बाद में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। पर इसके ऊपर 44th अमेंडमेंट एक्ट ने लिमिटेशन लगाई। आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने जो कुछ भी किया आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहती है कि कुछ उसने लिमिटेशन लगाई, आर्टिकल 19 के संबंध में कुछ लिमिटेशंस, कुछ क्या है,
सरकार के ऊपर पाबंदियां लगाई कि आप ये काम नहीं कर सकते। हमने पढ़ा कि कैसे 44th अमेंडमेंट है जो उसने एमरजेंसी से रिलेटेड या और भी कुछ कई प्रोविजंस जो कि पिछली सरकारों से संबंधित थी, पिछली सरकार से संबंधित थी, उसके ऊपर क्या है कंट्रोल किया, काफ़ी सुधार किए। तो इसने कहा कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 वो तभी सस्पेंड हो सकते हैं अगर नेशनल एमरजेंसी एक्सटर्नल एमरजेंसी हो। मतलब नेशनल एमरजेंसी किसके ऊपर लगी हो, किसके कारण लगी हो, किस ग्राउंड पर लगी हो, एक्सटर्नल रीजन के कारण लगी हो। मीन जहाँ तो हमारा किसी के साथ वॉर है, किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारी वॉर है ना, युद्ध चल रहा है, जहाँ बाहर से किसी ताकत ने हमारे खिलाफ हमला कर दिया हो। तो अगर एक्सटर्नल एमरजेंसी लगी हो तब ही 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर 19 कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है ना, कब? जब एक्सटर्नल एमरजेंसी हो। तो ये प्रोविजन किसने ऐड की? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन नेशनल एमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पर नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, तभी 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आप सस्पेंड कर सकते हो। इसका एक और मतलब क्या है कि इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते अगर नेशनल एमरजेंसी लगी है आर्म्ड रिबेलियन के बेस पर। अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेस पर लगी है कि देश के अंदर हथियारबंद विद्रोह हो गया है, तब आप इसको नहीं लागू कर सकते। अगर बाहर से आक्रमण हुआ है या वार हुई है ना, युद्ध हो रहा है हमारा किसी के साथ, तभी आप 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हो। ये बात हो गई। आगे है कि हमने एक बात कही थी कि रात गई बात गई, है ना। जो कुछ हुआ है इमरजेंसी के दौरान आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो कुछ सरकार ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए हैं आप उनको किसी कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते, इनके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं है। पर 44th अमेंडमेंट ने कहा कि ये बात सही है कि आप इमरजेंसी के दौरान चैलेंज नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस को, पर किनको? वही एक्शन जो कि इमरजेंसी से संबंधित है। वन कैन नॉट चैलेंज ओनली दोज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस दैट आर रिलेटेड विद द एमरजेंसी। एमरजेंसी से संबंधित जो है काम किए उसको नहीं चैलेंज कर सकते, पर उसके अलावा सरकार ने अदर एग्जीक्यूटिव एक्शंस और लॉज उसको आप चैलेंज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो आप ऐसा मत कहो कि इमरजेंसी लगी है तो इसके लिए हम कोई भी कानून, कोई भी एक्शन लेंगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन करेंगे, कोई भी काम करेंगे। 44th अमेंडमेंट कहती है कि ठीक है आपको हम चैलेंज नहीं कर सकते, पर सिर्फ वही काम को चैलेंज नहीं कर सकते जो कि इमरजेंसी से संबंधित है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी का बहाना लेकर आप कोई भी कानून ले आओगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले आओगे जो कि इमरजेंसी से संबंधित ना ही हो ही ना। तो ऐसे कामों को भी चैलेंज किया जा सकता है जो इमरजेंसी से संबंधित नहीं है। जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं उनको आप नहीं चैलेंज कर सकते। इस चीज़ों को आपने पढ़ लेना है, ठीक है जी। तो बाकी वाले लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही जी, नमस्कार।